हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा मिशन रिपीट का मंसूबा बना रही है। हिमाचल प्रदेश की आवाम ने हालांकि कभी भी किसी दल को लगातार 2 टर्म के लिए सत्ता नहीं सौंपी है। भाजपा और उसके सपने के बीच में जो मुद्दा आड़े आ सकता है वो है ओपीएस का मुद्दा। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना। जो ये पेंशन योजना है जो साल 2003 तक लागू थी। तमाम सरकारी कर्मचारियों को सरकार के खाते से पेंशन मिलती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2004 से देश भर में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। राज्यों को भी ये योजना लागू करनी पड़ी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है। सरकार 15% का योगदान देती है। कर्मचारी शुरू से ही इस योजना का विरोध करते रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस योजना में बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। अब कांग्रेस ने उस मुद्दे को कैश करने का मन बना लिया है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आते ही वो ओपीएस को लागू कर देगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल के संदर्भ में एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं। ऐसे में भाजपा की चिंता बढ़ना लाजमी है। ओपीएस के सियासी मायने क्या होने वाले हैं, इस पर हम आज बात नहीं करने वाले हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों के लिए ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। इस बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप ठाकुर, जो कि एनपीएस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जो संघर्ष कर रहे हैं वो उन कर्मचारियों का ये नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत N1 लाइव पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ओपीएस और एनपीएस में फ़र्क क्या है, और ओपीएस किस तरह से आप समझते हैं कि वो एनपीएस से बेहतर थी, और किस तरह से एनपीएस में कर्मचारियों को जो है वो डिसएडवांटेज हो रहा है। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें सीधे सीधे अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम जो लास्ट विड्रॉल सैलरी हमारी होती थी उसका 50% हमें पेंशन के रूप में दिया जाता था। जबकि एनपीएस में है कि हमें जो है ये हमारा 10% पैसा सरकार काटती है, 14% पैसा सरकार उसमें डालती है, ये 24% पैसा कंपनी को दिया जाता है। कंपनी क्या करती है, जब हम रिटायर होते हैं 60% पैसा तो हमें एक साथ देती है, लेकिन 40% जो पैसा बचेगा उस 40% से जो है वो कोई ऐसा प्लान देती है जिससे हमें पेंशन लेनी होती है। और उस पेंशन का मतलब वो तो पेंशन तो सरकार ने उसका मतलब उसको कहा है कि ये पेंशन है, लेकिन वो सिर्फ वो जो हमारा पैसा बचता है उसका सिर्फ और सिर्फ ब्याज मात्र है। तो ये जो स्कीम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बाजार पर आधारित ये पूरी तरह से है। और दूसरा, ओपीएस में जब एक बार किसी को पेंशन लगती है तो उसके बाद वो जैसे उसका पेंशन के साथ उसको डीए मिलता है, डीए जो है जब बढ़ता है तो ये पेंशन जो है बढ़ती जाती है। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में जब एक बार अगर आपको 500 रुपये पेंशन लग जाती है तो फिर आपको जीवन भर 500 रुपये ही पेंशन लगेगी। वो ओपीएस में हमारे हर 10 वर्ष स्केल रिवाइज होता है, जैसे तो पेंशन का भी स्केल रिवाइज होता है। एनपीएस में वो स्केल रिवाइज होने पे भी जो वो सुविधा नहीं है। निकासी के वक्त भी जब ओपीएस से संबंधित कोई कर्मचारी होगा वो जीपीएफ में उसका पैसा होगा तो आसानी से वो ये जीवन में अपने जितनी मर्जी बारी निकाल ले। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आप सिर्फ 3 बार जो है अपने पैसे को विड्रॉ करवा सकते हैं। ओपीएस में अपना पैसा आप जितना आपका पैसा है जितना मर्जी आप निकालें, यूज करें, चाहे आपके बच्चों की शादी हो, चाहे आप कोई भी कार्यक्रम घर में कर रहे हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी भी कार्यक्रम के लिए कर रहे हो। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आप सिर्फ 3 बार जो है अपना पूरे जीवन काल में पैसा निकाल सकते हैं, और वो भी कंडीशनल। उसमें भी ये है कि उसमें भी क्योंकि सरकार तो ये दिखाती है कि हमारे खाते में जो बहुत सारा पैसा है, जैसे कि 10% हमारा काटते हैं, 14% अपना डालती है, फिर ये 24% जो कुल होता है फिर उसमें ब्याज लगता है, तो ये 15-20 लाख हमारे खाते में शो होता है। लेकिन जब हम पैसे निकालने की बात करते हैं तो ये हमारे पैसे का सिर्फ 25% पैसा हमें दिया जाता है, और हमारे खाते में अगर 15 लाख होंगे तो तब जाकर जो है ये 1 लाख रुपये हमें जो है मिलेगा। और 1 लाख से आज के समय में ना कभी शादी हो पाएगी, ना कहीं हमारे बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, ना कोई और कार्यक्रम हो जाए। ये बीमारी में भी जब कोई छोटी मोटी बीमारी तो इंसान वैसे भी
जो छोटी मोटी दवाइयों से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी होगी तो उस 1 लाख रुपए से जो है वो इलाज भी हम नहीं करवा जी सकते। जी तो जी। ये बड़ी घटना है कि हम अपने पैसे को जो है अपने आप यूज भी नहीं कर सकते। पर ठाकुर साहब, ये योजना लागू जो है वो 2004 से हो चुकी है, 2000 अप्रैल 2004 से ये लागू है, और ये सारी की सारी जो स्थितियां तब भी स्पष्ट थी। आज करीब 18 साल होने को जा रहे हैं इस को लागू हुए, 18 से ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या वजह रही कि इस दौरान में कर्मचारी अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाए, या सरकारें जो है वो बात मानती नहीं रही? क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है और राज्य सरकारें भी इन्वॉल्व हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो लगभग दोनों दलों की सरकारें इस दौरान में रही हैं। तो क्या वजह थी कि इस बार ये मुद्दा जो है वो ज़्यादा जो है वो नुमाया तौर पर सामने आ रहा है? इससे पहले के चुनावों में भी ये मुद्दा नज़र नहीं आया, और अब क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, ये जो पेंशन बंद हुई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 1/1/2004 से बंद हुई है, और कुछ राज्यों में भी इसी डेट से बंद हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो है 15 मई 2003 से बंद हुई है, और हिमाचल प्रदेश को इस योजना को लागू करने के लिए पहला स्थान मिला है ये। और जब अब हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है हम जल्द इसमें सफल होंगे। लेकिन आप, जैसा कि आपका सवाल था कि इतना लेट हमने क्यों संघर्ष किया, और उस समय क्यों जी नहीं। एक तो उस समय के जितने भी हमारे कर्मचारी नेता थे और कर्मचारी वर्ग को जो रिप्रेजेंट करते थे, मुझे लगता है कि उनको इस योजना के बारे में सही तरीके से समझना चाहिए था, और उसके बाद इस योजना के बारे में जो है अगर वो समझते तो फिर इसको लागू करने के लिए उनको जो है सरकार को कहना चाहिए था कि ये लागू ना हो। उसमें हम क्योंकि उसके बाद लगे हैं तो हम तो सरकारी नौकरी में भी नहीं थे और हमें आइडिया भी नहीं था। जी लेकिन इन बातों का ये भी हो सकता है कि उसमें जो भी कर्मचारी नेता हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में थे, उनको हो सकता है कि इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ना हो। क्योंकि जब ये योजना शुरू की गई तो बड़ी सारी एडवर्टाइजमेंट इस योजना के बारे में सरकार के द्वारा की गई थी। बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा गया था, और ये बताया गया था हम सबको कि योजना बहुत अच्छी है। जहां तक बात रही ये कि हमने ये संघर्ष इतना लेट क्यों शुरू किया, वो इसलिए क्योंकि इसके जो असली परिणाम थे वो 2015-16 में आने शुरू हुए। तो हमने ये जो इस योजना के खिलाफ 2015 में हमारे संगठन की स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को हुई है। तो हमने 2015 से इस योजना के खिलाफ कार्य करना शुरू किया, क्योंकि आप समझते हैं किसी काम की शुरुआत में जो एकदम से आंदोलन तैयार नहीं हो पाता। लेकिन हम सरकारी कर्मचारी भी हैं, हमें अपनी सेवाएं भी देनी होती है, तो बहुत मुश्किल से हमारे उस समय के साथियों ने मेहनत की, और आज जो है आंदोलन इतना बड़ा रूप ले पाया है। और जहां तक बात रही सरकारें जो है सब राजनीतिक दलों की सरकारें बारी बारी यहाँ रही, तो मुझे लगता है कि हमने 2017 में 15 जुलाई 2017 में एक बड़ी रैली पिछली सरकार के वक्त भी की थी। लेकिन उसमें भी हम जो है हमारे इस संगठन का दौर जो है वो बिल्कुल शुरुआती दौर में हम थे। तो 2017 में जब हमने रैली की तो उसमें भी हमें ग्रेजुटी मिली, पिछली सरकार ने हमें ग्रेजुटी दी थी। लेकिन जब नई सरकार आई, नई सरकार से हमें उम्मीद इसलिए जगी थी क्योंकि इस सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे और उसकी हम कमेटी का भी गठन करेंगे। बड़ा खेद का विषय है कि 4.5 वर्षों के बाद 24 कर्मचारियों के इतने बड़े संघर्ष के बाद जो है कमेटी का गठन हो पाया, और उस कमेटी की भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोई 1 आधा 2 बैठकें हुई, और उसके बाद आता पता उस कमेटी का बिल्कुल नहीं है कि वो कमेटी आज की डेट में क्या काम कर रही है क्या नहीं। और इसलिए जो है हमें संघर्ष की राह पकड़नी पड़ी, और आज हिमाचल प्रदेश में सौभाग्य से कर्मचारियों का पहली बार कोई मुद्दा पहले नंबर पे पहुंचा है। आज चाहे वो किसी राजनीतिक दल की बात करें या चाहे कुछ अन्य क्षेत्र के, चाहे समाज के अन्य लोगों के, इस मुद्दे को सबसे ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है और गंभीरता से लिया जा रहा है। पूरा विश्वास है हम सफल भी होंगे। जी जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आप इसी संदर्भ में पूछना चाह रहा था ठाकुर साहब। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, या जो इस योजना के पक्षधर हैं उनका ये कहना है कि मसला जो है वो वायबिलिटी का है, सस्टेनेबिलिटी का है, पैसे का है। जो पहली स्कीम थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको लंबे समय तक सस्टेन करना, उसको वायबल बनाए रखना
मुश्किल काम था, क्योंकि पैसे की इन्वॉल्वमेंट, फंड्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कुछ ना कुछ इसमें कुछ इनोवेट करने की ज़रूरत थी और इसी वजह से ऐसा किया गया। और जो सरकारें वादा कर भी रही हैं कि हम दोबारा से इसको लेकर आएंगी, उनको भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में अगर कांग्रेस इस तरह का वादा कर रही है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मुद्दा जो सरकार उठाती है वो बिल्कुल सही मुद्दा है? देखिए, क्योंकि सरकार का काम तो हमेशा आर्थिक तंगी के रोना हमेशा सरकारें रोती रहती है, लेकिन जहां तक इस विषय की बात करूं तो इस विषय में ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार को किसी भी तरह से आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला। जबकि आने वाले 100 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में अगर आज की तिथि में पेंशन बहाल होती है तो इस योजना की वजह से हिमाचल प्रदेश में उल्टा सरकार को फायदा पहुंचेगा, सरकार के खजाने को कोई नुकसान नहीं होगा। जो 14% पैसा सरकार अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पे कंपनी को दे रही है, उस पैसे को भी अगर हम एक तरफ रखें तो उस पैसे से बहुत आसानी से जो है हम कर्मचारियों को आने वाले 100 वर्षों तक पेंशन दे सकते हैं, या इससे ज्यादा वर्षों तक हम पेंशन दे सकते हैं। 100 वर्षों का हमने एक प्लान भी बना के जो है सरकार को दिया है। मुझे बड़ा कई बार बहुत दुख पहुंचता है कि सरकार की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती है। अगर आज की डेट में पुरानी पेंशन बहाल होती है तो इससे कर्मचारियों का भी फायदा होगा, सरकार का भी फायदा होगा, और आम नागरिक जिससे टैक्स लेके या जो अलग अलग तरह से मेहनत करके जो है ये सारा पाई चुकाती इकट्ठा करती है और टैक्स के रूप में सरकार को देती है, तो सरकार इस पैसे का दुरुपयोग जो है कंपनी को देकर कर रही है, जबकि इस पैसे को सरकार को अपने पास रखना चाहिए और आम जनता के विकास के काम में इस पैसे को लगाना चाहिए। अभी कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यह वादा किया है कि जैसे ही वो सत्ता में आएगी उसका पहला काम यही होगा कि वो इस ओपीएस को दोबारा से लागू करेगी। आप कितना यकीन रखते हैं कांग्रेस के इस वादे के ऊपर, ख़ास तौर पर इन हालातों में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकारें जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने फाइनेंसेस के लिए केंद्र पर निर्भर रहती हैं? तो इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि कांग्रेस क्या वाकई इस वादे को लेकर गंभीर है, या सिर्फ ये एक जैसे चुनावी जुमले की हम बात करते हैं कि ये भी एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? जी बिल्कुल, गंभीरता तो उन्होंने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा दिखाई है, क्योंकि इस बार कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो है संकल्प भी लिया कि हम ये पेंशन बहाल करने वाले हैं। और जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो 2 प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहां भी इन्होंने पेंशन बहाल की है, तो इसलिए कर्मचारी विश्वास तो जरूर करेंगे, क्योंकि अगर कहीं इन्होंने पेंशन बहाल करवा के दिखाई है तो मुझे लगता है कि कर्मचारी का विश्वास करना भी जायज है। लेकिन जहां तक बात रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कि अलग अलग सरकारें जब होगी तो किस तरह से जो है पेंशन बहाल करेंगे, ये मुद्दा सीधे जो है बिल्कुल राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वो पेंशन जो है बहाल कौन सी स्कीम में कर्मचारियों को रखें, एनपीएस में रखें, ओपीएस में रखें, या कोई और योजना लाएं, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो जो है क्या निर्णय ले। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार, कई बार हमने मीडिया के माध्यम से बार बार सुना है कि वर्तमान सरकार जो है केंद्र सरकार से इस विषय में बात कर रही है। ठीक है, बात करना ठीक है, क्योंकि आप ये दोनों जगह जो है एक राजनीतिक दल की सरकार है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर होना चाहिए। देखिए, इसमें जयराम ठाकुर जी का मैं अभी बयान पढ़ रहा था, उनका तो यही कहना है कि कांग्रेस के झांसे में कर्मचारी ना आए, और जिस तरह से उनका जो रवैया है उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये वादा आपके साथ नहीं करने वाली है कि इसको दोबारा से लागू किया जाएगा। तो इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारी एक बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक कर्मचारियों का माना जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो इन हालातों में आपको क्या लगता है कि चुनाव के समीकरण किस तरह से बैठेंगे? देखिए, चुनावों का समय है, ये बहुत नाजुक समय होता है, और हमारे इस मुद्दे के लिए तो ये बहुत ज्यादा नाजुक समय है
इसलिए बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल बातें हो रही है उनमें हम बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम इसमें अपने जो राजनीति है वो राजनीति करना है, और इसमें तो वो बिल्कुल राजनीति करेंगे ही, वो चाहे मुद्दा कर्मचारियों का हो चाहे किसी और वर्ग का हो। लेकिन हम अपनी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम जो है 27 से 28 दिन हमें क्रमिक पेंशन करते हुए हुए 8-10 दिन से जो है हम सभी लोकसभा क्षेत्र में क्रमिक पेंशन कर रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पेंशन जो है इस सरकार में ही बहाल हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं इस बात से हम जो है ज्यादा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हम अपने मुद्दे को बिल्कुल सही तरीके से आम कर्मचारी तक, आम नागरिक तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। सब हमारे साथ जुड़कर सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार हमारी पेंशन बहाल करे और हमें उस ऐसी किसी परिस्थिति में ना खड़ा करें जिससे हमें जो है सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े। तो हम चाहते हैं पेंशन बहाल करें। अगर सरकार पेंशन बहाल करती है तो ठीक है, हम सरकार का साथ आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो कर्मचारियों की नाराजगी स्वाभाविक है, और ये नाराजगी जो है धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। चुनावों तक हो सकता है कि ये बड़े एक विस्फोट का रूप में ले ले। अभी जो विधानसभा सत्र हुआ उसके दौरान आपने काफ़ी बड़ी एजिटेशन की, काफ़ी बड़ा आंदोलन किया, प्रदर्शन भी आप करते रहे। तो क्या इस दौरान सरकार के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई उनके साथ बातचीत हुई इस विषय में, कोई आश्वासन आपको मिला इस पूरे विषय को लेकर? जी बिल्कुल। इस बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रैली के दौरान जो है बैठक हुआ। वहाँ पे जो भी बैठक में कुछ बातें हुई, क्योंकि बहुत सारे जो चर्चा हुई है सब चर्चा मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हुई है जो शायद मुझे इसमें अलाउ नहीं करने की मैं यहाँ रख पाऊँ। लेकिन मोटे मोटे तौर पे कि माननीय मुख्यमंत्री ने फिर से यही कहा कि मुझे केंद्र सरकार के साथ बात करनी है। तो हमने कहा कि सर आपके पास समय है, चुनावों तक बात भी करें और चुनावों तक आप इसकी अधिसूचना भी कर दें। अब बहाल करने की आप घोषणा ही ना करें, सिर्फ इसकी अधिसूचना भी कर दें। आप अगर अधिसूचना करते हैं तो कर्मचारी आपका हमेशा ऋणी रहेगा, अगर नहीं करते हैं तो कर्मचारी की नाराजगी ना आप दूर कर पाएंगे ना हम दूर कर पाएंगे। तो कर्मचारी की जब नाराजगी होगी तो इसका खामियाजा जो है सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। और आप जितना मर्जी समय लेना है ले लीजिए, लेकिन हम शिमला में आए हैं तो शिमला से हम वापिस तभी जाएंगे जब हमारी पेंशन बहाल होगी। हम चाहे उसको क्रमिक पेंशन के रूप में वहाँ पे अपना उपस्थिति जारी रखें या किसी तरीके से रखें। और उसके बाद हमने कर्मचारियों से पूछा तो कर्मचारियों ने हमें यही आदेश दिए कि हमें जो है क्रमिक पेंशन के रूप में शिमला में बैठना है। तब से लेकर आज तक जो है हमारा क्रमिक पेंशन शिमला में जारी है। इसको 1 महीना होने को है। आज तक सरकार की तरफ से ना हमसे इस तरह की कोई बात की गई कि हम इसमें प्रयास कर रहे हैं या केंद्र सरकार से बात हो रही है या नहीं। मुझे लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की ओर से भी जुमला ही जो है इसमें साबित हो रहा है। इन चुनाव में आपको क्या लगता है कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? अगर कांग्रेस अपने वादे पर कायम रहती है, भाजपा की तरफ से कोई आपको आश्वासन नहीं मिलता है, तो क्या हालात बन सकते हैं इन चुनावों में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के इतिहास में पहले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक कर्मचारी हमेशा चुनाव प्रभावित करते आए हैं। वो चाहे दशक की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, चाहे पिछले चुनाव की बात करें, उससे पिछले की करें, उससे पहले की करें। शांता कुमार जी ने भी एक गलत बयान जो है कर्मचारियों के बारे में दिया था, तो शांता कुमार जी आज तक जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस तरह की बातें आपने सुनी। मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों को यहाँ तक कह दिया कि आप जो है पेंशन चाहते हैं तो चुनाव लड़े। ये चुनाव लड़ना कोई चुनाव लड़ने जैसा इस तरह का बयान मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है। वो पेंशन के लिए चुनाव लड़े। अगर हम चुनाव लड़ने के लिए होते तो शायद आज कर्मचारी ना होते और हम राजनीतिक क्षेत्र में होते, वहां से भी हमें पेंशन शायद मुझे लगता है कि इस बयान से तो कई बार हमें ये भी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय समाज सेवा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, समाज सेवा के लिए जो है वो विधायक नहीं बने हैं, वो पेंशन के लिए विधायक बने हैं, पेंशन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर उनके बयान ये कह रहा है कि कर्मचारियों को भी तभी पेंशन लगेगी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में जो इस तरह के बयानबाजी कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी की गई है। लेकिन हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप इन सब बातों को पीछे छोड़े और कर्मचारियों का इतिहास देखें कि कर्मचारी अगर आपसे नाराज हो गए तो आप कभी भी फिर से जो है शायद ऐसा ना हो कि विधायक बनने लायक ना रहे। मुख्यमंत्री तो कभी नहीं बनेंगे, ये निश्चित है। लेकिन आप कर्मचारियों की पेंशन बहाल करते हैं तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं आप 1 नहीं 10 बार जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट बातें आपने कही और बिल्कुल आपने ये साफ कर दिया कि एम्प्लॉइज़ इस मसले पर पूरी तरह से वो आक्रामक मुद्रा में है, पूरी तरह से सरकार को चुनौती दे रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति काफ़ी जो है वो पेचीदा कही जा सकती है। हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह के हालात बनते हैं ये अभी हमें देखना होगा। लेकिन ये मुद्दा जो है ओपीएस का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में रहने वाला है। इसी तरह के एक और मुद्दे के साथ हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।